तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। यहीं से छोड़ा था वहीं से लेंगे जहां से हमने सवाल छोड़े थे। ए, बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की औसत आयु कितनी होगी। हमने यहीं से स्टॉप किया था और वहीं से शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आप जुड़ पाएं पूरी तरह से, जहां हम छोड़ के चले थे वहीं से, और आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर पाएं। तो चलिए, बहुत बहुत शुरुआत हो गई बढ़िया सी, और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने का बड़ा आसान तरीका क्या है, देखो। उसने बोला ए, बी और सी तीन लोगों की औसत आयु। औसत कैसे निकालते हैं कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर औसत, जो 10 दिया है। तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू, तीनों उधर चला गए तो 30। उसने बोला ए और सी की यहाँ पर आयु दी है, तो a प्लस सी का औसत कितना था, 9। तो आप कह सकते हैं a और c की टोटल आयु कितनी होगी, 9 इंटू 2 18। तो यानी आपको पता है कि तीन लोगों की औसत आयु ए बी सी की 30 है, जिसमें ए सी की आयु 18 है। तो ए और सी की आयु अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो b प्लस 18 इजिकल टू 30 और b इजिकल टू व्हाट, 13 माइनस 18 इजिकल टू 12 भी है। तो यानी यहां पर जो आयु होगी बी की वो 12 वर्ष होगी। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने एकदम सही जवाब देने का प्रयास किया है जो भी मिला है मुझे यहाँ पर। तो 12 ईयर एज होगा किसका, बी का। एक और सवाल, समषटभुज के अंतः कोण का मान क्या होता है। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन इज व्हाट। तो एक हेक्सागन है और हेक्सागन को बोला गया समषटभुज, इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ये क्या होता है, रेगुलर। और रेगुलर पॉलीगन की विशेषता क्या होती है कि रेगुलर पॉलीगन में याद रखिएगा सभी साइड्स जो होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। यानी जो भी साइड होंगी, जो भुजाएं होंगी वो भी सारी बराबर होंगी और सारे कोण भी बराबर होंगे। इसी को इसको रेगुलर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये सिर्फ षटभुज होता है, षटभुज होता है तो उसकी भुजाएं अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला इंटीरियर एंगल बताना है आपको। तो यहाँ दो तरह के फॉर्मूले काम करते हैं। एक क्या होता है, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का टोटल कितना होता है, n-2 इंटू 180। ओके, अब n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। तो समषटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, हेक्सागोन में 6। तो 6 पुट कर दें आप, तो 6 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो दैट इज 4 इंटू 180, 720। तो 720 उसके सभी कोणों का टोटल है। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर सभी कोणों का टोटल 720, उसमें कितने कोण होंगे, 6, और 6 के 6 बराबर होंगे। तो आपने क्या काम किया, 720 में आपने 6 का डिवाइड कर दिया, दैट इज 120। तो राइट ऑप्शन क्या है, 120 डिग्री जो है उसका इंटीरियर एंगल होगा। आप चाहें तो इसको एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं, क्योंकि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको बताया गया है कि किसी भी समषटभुज का कोई भी बहुभुज है, कोई भी पॉलीगन है, चाहे वो समषटभुज है, चाहे वो हेक्टा है, चाहे वो हेप्टा है, चाहे वो ऑक्टा है, कुछ भी है, सभी पॉलीगन का जो एक्सटर्नल का सम होता है वो 180 डिग्री, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो अगर मैं 6 का डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 60। तो 60 इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, 60 इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहां से इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं। इंटरनल 60 इज इक्वल टू 180। तो इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे, दैट इज 180 में से आप 60 कम कर देंगे तो 120। आप चाहे स्कोर कर लें चाहे इसे कर लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस आपको पता होना चाहिए मोनिशा जी नमस्कार कि हम कर कैसे रहे हैं और अगर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ओके, चलो वन मोर क्वेश्चन। किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, सुपर टेट जूनियर का जो उसमें इस तरह का प्रश्न आया था, ठीक है ना। उसमें इस तरह का प्रश्न दिया हुआ था। तो मैं चाहूंगा जवाब मुझे मिले, क्या मिलेगा, लेट्स सी। क्वेश्चन है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, उसकी भुजा पर बने और उसकी जो विकर्ण है उस पर बने जो कोण है उनका अनुपात आपसे पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। इट्स 1:2, 2:1, 1:3 या 1:4। What will be the ratio of the area of a square on one side of a square to the area of a square on the diagonal of the same square। तो पहले मैं समझा दूं सवाल क्या है। ये प्रश्न ऐसा है कि ये एक आपके सामने वर्ग है, ठीक है ना, इसकी भुजा ए है,
और ये इसके ऊपर क्या है, एक विकर्ण है, डायगोनल है। तो ये डायगोनल पर जो है उन्होंने एक नया वर्ग बनाया, कैसे, ऐसे। ये सवाल है, उन्होंने पूछा है कि इस वाले वर्ग का इस वाले वर्ग के साथ क्या अनुपात है। बात समझ में आ रही है, सवाल क्या है, प्रश्न समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं अगर ये इसकी भुजा ए है तो किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, ये तो होता है। अगर इसकी भुजा ए है तो विकर्ण भुजा √2 होता है ना। तो क्या करें, उसने बोला इन दोनों का क्षेत्रफल, इसका जो येलो वाला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a², और जो ये व्हाइट वाला इसका एरिया क्या होगा, आपने कहा इसका भुजा क्या है, अब इसकी भुजा a√2 का होल स्क्वायर है। इज इट क्लियर, आपने कहा ओके। तो ये क्या बना, a² इज टू a² इंटू 2, a² से a² फिनिश हुआ तो 1:2 इज द राइट आंसर। तो क्या होगा, 1:2। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वर्ग की भुजा और वर्ग के विकर्ण की भुजा यानी स्क्वायर की एक साइड और उसके डायगोनल के बीच रेशो निकाला जाए तो 1:2 आता है। ये कैसे आया, समझ में आ गया सबको। ऐसा कोई मेरे साथी जिसको समझ में ना आया हो कि ये मैंने कैसे किया है, मैंने इसलिए आकृति को भी साथ में आपको बता दिया है जिससे कि आप समझ पाए। और यहाँ पर बहुत अच्छे आंसर्स भी मुझे मिल रहे हैं, वेरी गुड। इज इट क्लियर टू ऑल, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूं, एक और प्रश्न लिया जाए फिर तो। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गणित की सबसे उचित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, समस्या हल करने की विधि है, सामान्यीकरण का महत्वपूर्ण अर्थ है, एक प्रायोगिक विज्ञान है, तार्किक तर्क का विज्ञान है। इनमें से आप द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी गिवन एज मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ जनरलाइजेशन, एंड अप्लाइड साइंस इज साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो यहां पर देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब गलत नहीं होगा। और देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। तो उम्मीद करूंगा कि जवाब में गलती नहीं होगी और आसानी से आप जवाब बताने की कोशिश भी करेंगे। तो आसान सवाल सबको पता है, क्योंकि गणित जो है हमेशा जब हम पढ़ाए हैं आपको और आपको बताए हैं, तो मैथमेटिक्स का रीजन क्या होता है, सिंपल समझना, जो मैथमेटिक्स है उसकी जो नेचर है वो कैसी है, तार्किक है, यानी उसके अंदर क्या लॉजिक्स होते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग को जनरेट करना, जब वो लॉजिकल थिंकिंग को जनरेट करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स उसके बढ़ जाएंगे। अब ये सामान्यीकरण क्या है, इसको भी समझ लो, इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि जब बच्चा बहुत सारी चीज पढ़ता है ना और एक नियम का प्रतिपादन कर देता है, बस वही सामान्यीकरण है, उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स को समझता है, पढ़ता है, और उनको पढ़ने के बाद एक अपना नियम निकाल देता है। उस नियम को निकालने तक की जो प्रक्रिया है वही सामान्यीकरण या वही जनरलाइजेशन है, जो आगमन विधि का इंडक्टिव मेथड का थर्ड स्टेप है। ठीक है, तो क्या हुआ, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज इट्स ए साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि बच्चे को जब प्राथमिक स्तर पर भेजते हो ना, जब प्राइमरी लेवल पर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मानसिक तार्किक क्षमता है, जो उसकी लॉजिकल रीजनिंग है, उसको डेवलप करने के लिए उसका एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में कराया जाता है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन, संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द नंबर सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8 13। लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, 15 21 23 और 13। ये सवाल सीटेट में आया है इस तरह का, इसलिए आपको ये पैटर्न में दिया गया सवाल है। तो देखते हैं इस पैटर्न में आप क्या बताते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूं। इस पैटर्न का नाम, जो ये पैटर्न लिखा है, इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज। इस सीरीज का अपना एक महत्व है, क्या होता है, फिबोनाची सीरीज जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा वो जरूर जानते होंगे। फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है कि इसके दो पद निश्चित होते हैं, यानी दो नंबर हम ए और बी होते हैं जिनको हम दोनों को एक से स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट नंबर जो होता है ना वो पीछे वाले दो का सम होता है। क्या होता है, पीछे वाले दो का सम, जैसे 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, और 13 और 8 21। तो नेक्स्ट टर्म शुड बी 21। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसका नाम क्या, फिबोनाची सीरीज इसको बोलते हैं। श्रृंखला का नाम क्या है, फिबोनाची श्रृंखला। ओके,
वेरी गुड, समझ में आ गई है इस फिबोनाची से। अब इसके आगे टर्म भी निकाल सकते तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। एक और सवाल, शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे। शीला के पास यदि 400 हैं थे तो शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे ये आपको बताना है। शीला और शिल्पा दो सहेलियां हैं जिनके पास कुछ रुपए हैं जो 5 और 3 के अनुपात में। यदि शीला के पास 400 रुपए थे तो आपको बताना, और शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो आपको ये बताना शीला के पास कितने सिक्के थे। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन गायब है, ए बी सी ऑप्शन ही लिखे हैं इसमें भाई। चलो मैं डी ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ लिख देता हूं, डी इज नन ऑफ दीज। ओके, अब समझने की कोशिश करेंगे सवाल में क्या। देखो, शीला और शिल्पा के पास क्या, इसके पास 5 और 3 अनुपात में रुपए हैं, और शीला के पास कितने थे, 400 रुपए। तो जब शीला के पास 400 रुपए हैं तो 4 अनुपात तो हमेशा बराबर होता है, तो 5 अनुपात किसके बराबर है, 400 के। तो भाई 1 अनुपात किसके बराबर, आपने कहा 400/5, 80 के बराबर। तो 3 अनुपात, क्योंकि इसके पास तो जो शिल्पा थी उसके पास तो 3 अनुपात में पैसे थे, तो कितने हुए, 3 × 80, तो यानी इसके पास कितने, 380 रुपए हैं। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या निकाले, रुपए निकाले, क्योंकि हमें पता है शीला के पास 5 अनुपात में थे तो उसके पास 400 थे, हमने 1 अनुपात का वैल्यू निकाला और 3 अनुपात का वैल्यू चेक किया तो 380 रुपए आए। लेकिन उसने रुपए नहीं पूछे हैं, उसने बोला है शीला के पास जितने भी पैसे थे वो सब 5 रुपए के सिक्के में थे, तो इन 380 रुपए में 5 रुपए के सिक्के बनाने हैं आपको। तो कैसे बनाओगे, तो 380 रुपए में 5 का डिवाइड कर दूं, क्योंकि 5 के सिक्के कैसे निकालोगे, तो 5 जी, अभी 380 रुपए हैं, आप इस चॉइस आपकी, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। एक मिनट 8 3 ओहो, इट्स 240, मैंने 280 क्यों लिख दिया, 240 माफ करिएगा, 240, इट्स 240, हाँ वो कर दिया मैंने, ये 380 मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ से लिख दिया, इट्स 240। तो 240 रुपए शीला के पास हैं, शीला के पास 240 रुपए हैं, तो 5 रुपए के सिक्के कैसे बनाओगे, आपने 5 का डिवाइड कर दिया, तो कितना हुआ, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, 48। तो टोटल मिलाकर के शिल्पा के पास 48 सिक्के हैं 5-5 रुपए के। अब वो मैंने कर दिया मोनिशा, वो गलती से मैंने कुछ और लिख दिया था। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। आसान सवाल था, थोड़ा सा घूमने वाला था, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आपने इसको बहुत अच्छे से पूरा किया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर हम रखते हैं, वो मैंने यहीं से 380 लिख दिया मल्टीप्लाई किए बिना। ओके चलो एक और सवाल। संख्याओं 1 3 6 2 यानी 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, बच्चों का सवाल है। इट्स यूनिट यानी इकाई, दहाई टेंस, इट्स सैकड़ा 100 और इट्स 100 100वां। तो देखते हैं आपका जवाब हमें कौन सा मिलता है, इनमें से आपका जवाब हमें कौन सा मिलेगा। स्थानीय मान की बात हो रही है, प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, इसको लोकल वैल्यू भी बोल देते हैं। तो व्हाट इज द लोकल वैल्यू ऑफ नंबर 5 इन 1362.05। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जब भी हम संख्याओं को पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं, 1362.05। कभी भी इसको हम 5 501 दशमलव के बाद वाली संख्याओं को 212 216 नहीं पढ़ते ना, कभी नहीं पढ़ते। हम क्या पढ़ते हैं इनको, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जब भी संख्या चलती है तो ये क्या होता है, ये स्थान को डिनोट करती है। जैसे पहला वाला स्थान आता है तो उसका वैल्यू 1/10 होता है, दूसरे वाला का वैल्यू जो आता है उसका मतलब 1/100 होता है, देन 1/1000। तो ये 100वां स्थान, 1000वां स्थान, 10वां स्थान बताती है, ठीक है ना। तो इट इज 100th। तो यानी अगर इसकी, क्योंकि नंबर सिस्टम किस में होता है, 10 की पावर में होता है। समझाता हूं एक बार, देखो 1362.05। तो हम पहले इनकी वैल्यू की बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका प्लेस क्या होता है, 10⁻0, इसका मतलब 10⁻1, 10⁻2 और 10⁻3। ये इनके प्लेस वैल्यू होते हैं, क्योंकि हम जो यूज करते हैं वो डेनरी यूज करते हैं, आधार 10 की पद्धति हम पढ़ते हैं। वैसे इधर जब चलेंगे दशमलव के बाद तो ये 10⁻−1 हो जाता है, 10⁻−2। तो इसी को बोलते हैं 1/10, 1/100। तो ये 100वां स्थान है, तो राइट ऑप्शन था डी, ठीक है ना। तो इधर चलेंगे, वो क्या बचेगा, क्रम सूचक, याद रखिएगा पेपर में भी आया ना। तो इधर वाले जो प्लेस वैल्यू होते हैं वो क्रम सूचक होते हैं, वो क्रम को बताते हैं, ठीक है ना। सैकड़ा नहीं होगा, सैकड़ा तो अगर वो यहाँ होता ना ऐसे
1352.06, तो यहां पर सैकड़ा मान होता 100, लेकिन इधर जो है दशमलव के वो 100th प्लेस है। इज इट क्लियर? छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे कर सकते हैं। आसान सवाल था, आपने इजीली इसको मैनेज किया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 अंकों वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 4 डिजिट नंबर इज व्हाट? तो ये बड़ा आसान सवाल, इसको तो आपको आराम से कर लेंगे। तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं 4 नंबर की ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करता हूं तो वो क्या होती है, जितने नंबर की बोलता उतने ही हम 9 लिख देते। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। गुड इवनिंग जी। और अगर हम बात करते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं। अब इन दोनों को ऐड करना था, 9 9 9 और 10, तो कितना हुआ? 10,999। राइट ऑप्शन विल बी सी। क्या बात है, सभी लोग आपका आंसर सी मिलना चाहिए मुझे। और बड़ा आसान सवाल था ये, इसको आप आसानी से कर गए और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रख लेते हैं। तो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई होगी। सवाल आपके समक्ष है। द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन क्यूबॉइड विल बी लेंथ इन सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है, ये जो आपके सामने क्यूबॉइड दिया है, घनाभ दिया है, इसके सभी किनारों की यानी इसके सभी साइड्स की लेंथ कितनी होगी? तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है जी। उम्मीद करूंगा जवाब अच्छा से मिलेगा और उम्मीद पर खरे उतरेंगे आप। मुझे उम्मीद है कि आप जवाब जरूर जी। सवाल आसान है, करने की कोशिश करेंगे। द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन क्यूबॉइड विल बी, दिए गए घनाभ के सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, यानी आपको सभी भुजाओं की लंबाई निकाल के जोड़नी है। सवाल ये है, सिंपल सिटी तो ये है। अब देखो समझो, आप सभी जानते हैं कि यहां पर 3 इसकी ये दी हुई है, 6 इसकी ऊंचाई दी हुई है, 10 इसकी लंबाई दी हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि हर एक भुजा 4 बार बराबर होती है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर 10 की भुजा ये है तो इसके सामने वाली भी 10 होगी, और इसके जो ऊपर फेस होगी उनका वैल्यू भी तो 10 10 ही होगा। तो हर एक भुजा जो है वो 4 बार घूमेगी। जैसे 3 आपने इसको बोला तो 3 ही ये हो गई, इसके सामने वाली भी 3 हो जाएगी, इसके सामने वाली भी, क्योंकि इसकी विपरीत फलक बराबर होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर ये वाली 6 है तो ये वाली भी 6 होगी, ये वाली भी 6, तो हर एक भुजा 4 बार रिपीट होगी। तो मैं कह सकता हूं इस सवाल में, अगर 4 बार रिपीट होगी तो क्या कर सकते हैं, 4 बार सारी भुजाएं रिपीट हो रही हैं, तो 10 इसकी लंबाई, 3 इसकी चौड़ाई, 6 इसकी, तो 4 मल्टीप्लाई बाई दैट इज 7। क्लियर है? नमस्कार गायत्री। इज इट क्लियर? आसान था। आप इसको जोड़ भी सकते हैं। देखो 10 4 होगी तो 40 ऐसे भी लिख सकते हो, 3 3 की 4 होगी तो 12 ऐसे हो गया, 6 6 की 4 होगी 24, ये हो गया 76 राइट आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई भाई। 10 10 20 10 30 10 40, तो ये हो गई लंबाई की। चौड़ाई की हो गई 3 3 3 3, ऊंचाई की होगी 6 6 6, तो ये 4 4 बार आप इसको ऐसे भी सिंपलिसिटी में कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन है 76। इजी है। तो ऐसे सवाल आएगा तो अब तो घबराने की जरूरत नहीं मानता मैं, आराम से कर देंगे आप सवाल। वेरी गुड। एक और प्रश्न, 108 और 144 का एलसीएम क्या होगा? भाई ये तो बड़ा ही आसान सवाल मैंने पूछा। 108 और 144 का एलसीएम आपको बताना है, और ये बड़ा आसान तरीके से आप इसको बता पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल को करने में। जी आसान सवाल है, और 216 यहाँ पर मुझे आंसर मिल रहा है, क्या बात है। 216 यहाँ पर मुझे आप आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। डी ऑप्शन 2 216। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पहले एलसीएम के बारे में समझ लो होता क्या है। जब तक आपको एलसीएम के बारे में नहीं पता होगा तो ये प्रॉब्लम होगी सवालों को करने में। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीप्लायर वो क्या होता है, जो इन दोनों के टेबल में आ जाए, जो इन दोनों से पूरा पूरा कट जाए, और वो छोटी संख्या होनी चाहिए। यानी ऐसी तो बहुत सारी संख्या मिलेंगी जो इन दोनों से कटेंगी, लेकिन आपको क्या करना, छोटी संख्या आपको देखनी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 216
लेकिन याद रखिएगा ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए। भाई 108 दूनी 216 तो समझ में आ रहा है, क्या 144 से 216 डिवाइड हो जाएगा? क्या 216 को आप 144 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं होगा ना। हाँ, तो क्या करेंगे, दैट इज 432। कैसे निकाला? सिंपल तरीका आप बचपन से जानते हैं, 108 144। मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं पहले। तो आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना बना? 54। इसको किया तो कितना बना? 72। 2 से काटें तो 27 दूनी 54 और 36 दूनी 72। 2 से काटें 27 18, फिर 2 से काटें 27 और 9, अब 3 से काटें 9 और 3, अब 3 से काटें 3 और 1, अब 3 से काटें तो दैट इज 1 1। दैट इज द फाइनल आंसर। तो आपको क्या मिला? 3 3 बार मिले हैं और 4 कितनी बार मिले हैं? 4 बार। मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, ये 27 दूनी 54, 108, 216, 432। राइट ऑप्शन क्या हुआ? दैट इज 432। 432 इज द राइट आंसर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एलसीएम में जो कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि वो संख्या छोटी से छोटी हो और इन दोनों से भी कटे, क्योंकि बड़ी से बड़ी तो 862 64 भी हो सकती है, 864 भी कट सकता है इन दोनों से। ऐसे आगे जाओगे तो और ज्यादा संख्याएं मिलेंगी, लेकिन आपको हमेशा क्या रखना है, वो संख्या छोटी होनी चाहिए। इसलिए राइट ऑप्शन क्या था? 432 इज द राइट आंसर। 432 आसान था। एक और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बतानी है आपको। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तो देखते हैं अब आपका जवाब क्या मिलता है। और परिमाप आपको 48 दिया हुआ है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल मुश्किल नहीं, आसानी से कर पाएंगे आप जी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो लेट्स सी, मैं इसका चित्र बना देता हूं आपके सामने जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसने बोला कि 10 सेंटीमीटर वृत्त के अंतर्गत, तो ये 10 सेंटीमीटर का वृत्त मैं इधर बना देता हूं। ये सब 10 सेंटीमीटर का वृत्त है, इसका जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर की है। ऐसे उसने बोले यदि वृत्त का व्यास, व्यास तो ये हो गया भाई, तो ये तो 20 का हो गया ना टोटल, 10 + 10 20, 20 का हो गया ना। भुजा तो त्रिभुज का परिमाप 48 है, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, तो भाई त्रिभुज बनाया हमने तो ये ऐसे बना दे, यहां तो बनेगा नहीं समकोण, तो मैं यहां बना देता हूं ऐसे। ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज का जो सामने वाला आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज 20 और ये कर्ण है। यानी अब आपके सामने क्या मिल रहा है? ये क्या मिला? दैट इज कर्ण। और इसका परिमाप आपको दिया है। परिमाप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो अगर मैं a + b + c को जोड़ता हूं तो 48 आता है। तो अगर मैं इसमें से a प्लस को b को देखूं तो कितना आएगा? आपने कहा 48 माइनस का 20, दैट इज 28। तो a और b को जोड़ करके 28 आएगा। इज इट क्लियर? और ये आपको पता है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करता हूं तो a² + b² बराबर c² होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। और कर्ण तो आपको दिया 20, तो मैं कह सकता हूं a² + b² = 400 या 20 का स्क्वायर। तो आपके सामने दो इक्वेशन बनी। थैंक यू ज्योति, बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को यहां तक प्रॉब्लम हो तो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन पुट योर कमेंट, देन वी विल डू। ओके, तो आपको समझ में आया। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपको दो चीजें तो मिल गई हैं। आपको a² b² बराबर 400 मिल गया और आपको a + b भी मिल गया। तो अब a - b निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड। हाँ मोनिशा, उस पर भी आऊंगा, मोनिशा उसको भी बताऊंगा मैं अभी, डोंट वरी। तो अगर मैं a - b का होल स्क्वायर करता हूं तो वो क्या होता है? आपने कहा सर a² + b² - 2ab होता है। ये तो होता है। अब a² + b² तो आपको पता है कितना है? 400 -2 × ab भी आपको पता है। ab कितना है? ab तो नहीं पता है ना।
तो यहां पर आपको बहुत लंबा जो है काम करना पड़ेगा। अब ए बी निकालने की बात करोगे तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको मिल गया है। तो इससे अच्छा बेटर क्या है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियरिटी तो एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इसका रेजोल्यूशन बढ़ा लें। तो ये तरीका तो आपको समझ में आया। अगर हमको इसको शॉर्ट तरीका चाहिए तो मैंने एक तरीका बताया हो, ट्रिपलेट, शायद आपको याद हो ट्रिपलेट का। और ट्रिपलेट क्या होते हैं, मैंने कुछ ही ट्रिपलेट बताए, 3 4 5। यानी अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो 3 4 5 का बनेगा ट्रिपलेट, यानी 5 उसका कर्ण होगा। ऐसी 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। ये सब भुजाएं हैं जिनके ट्रिपलेट आप जानते हैं। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही 12 16 और 20 का भी ट्रिपलेट होता है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, 12 16 और 20, अगर मैं इसको काट दूं किससे, 4 से, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 3 4 5 में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर, आप दो भुजाएं कौन सी होंगी, 12 और 16। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यही, हाँ अभी बताते हैं। तो ये ट्रिपलेट की, अगर आपको पता है कि ट्रिपलेट क्या है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। अदरवाइज अगर ट्रिपलेट नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं आपको उसको बेसिक से कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है ना? अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ मुझे क्या करना है। आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे बताओ, फिर मैं इसको आगे लेकर चलता हूं। ठीक है ना जी? हाँ जी, क्लियर है? ओके, तो चलो देख लेते हैं। अब यहां तक बात समझ में आ गई। दो तरीके, मैं आगे स्लाइड ले लेता हूँ, एक स्लाइड ले लेते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है ना? मैं एक स्लाइड को आगे ले लेता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए आपको। यहाँ जगह नहीं है ना, वेट ए मिनट, मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर आपको आसानी समझ में आ जाए। वेयर इज माई पेज, ओके, वेट ए मिनट गाइस, नाउ आई ऑलरेडी इंसर्टेड स्लाइड। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? हमने क्या देखा, a प्लस बी बराबर 28 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 400 है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। हमने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू 28 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, या 400 भी मान सकते। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो व्हाट आई विल गेट, आपने कहा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ऐसे तो होगा ना? बताता हूं अभी। तो आपने क्या काम किया, a प्लस बी तो आपको पता है 28 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको पता है 20 का स्क्वायर है, प्लस 2ab। तुमने इसको उधर भेज दिया तो क्या कर सकते हैं, 2ab इज इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। तो ये क्या होता है, 28 प्लस 20, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से। वो 28 सभी आएंगे मोनिशा, अभी बता देखो मोनिशा, 15 13 28, 14 14 28, सबका टोटल 28 ही है ना, तो हम इसको चूज नहीं कर सकते। ट्रिपलेट पता है तो कर सकते हैं। तो 28 प्लस 20 48 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ए बी इज इक्वल टू वॉट, आपने कहा 2 का डिवाइड कर दिया, तो 8 4, तो 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192। तो ए और बी की मल्टीप्लाई जो है 192 है। अब आपके पास इक्वेशन एक और आ गई, ए बी इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं सवाल करने के। तरीका नंबर एक, या तो आप ऐसे कर लें a इज इक्वल टू 192 अपॉन बी और इसमें पुट कर दें, यू विल गेट द आंसर। तरीका नंबर दो क्या है, आप इसमें क्या करें, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर्मूले से करेंगे बेसिक से तो बहुत टाइम लगेगा, मैं बता देता हूं कंप्लीट। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ओके ओके ओके, आपने वैल्यू पुट कर दिया है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे आसान तरीका तो आपको ट्रिपलेट वाला बताया, उससे आसान कुछ नहीं है। तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करें तो 28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का वैल्यू 192। सॉल्व कर लें। देख, देयर लॉट्स ऑफ वे, बेसिक से करोगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया ना, अगर यूनिट प्लेस से करो, अब यहां से a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। ठीक है ना? तो अगर मैं a माइनस बी का वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट करता हूं तो व्हाट इट विल बी,
a माइनस बी इज इक्वल टू 16 का रूट a माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 28, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व कर लो, अब आपका सवाल आराम से बन जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में इस तरीके को अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत टाइम लगना है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल काम करते हैं कि हम ट्रिपलेट को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 345, फिर भी मैं कुछ ट्रिपलेट आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख देता हूं इधर। ओके, फर्स्ट ट्रिपलेट सबसे आसान होता है 3 4 5, 5 जी 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, ये ऐसे बढ़ जाएंगे। और जो यहाँ पर आया था दैट इज 12 16 और 20, ये सब ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रिपलेट ही आपको लर्न याद ऐसे सालों को करने के लिए माइंड में रखने पड़ेंगे। अदरवाइज बेसिक से करना चाहो तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड, इट्स योर चॉइस। ओके, अब मैं आगे बढ़ जाऊं। मैंने पूरा डिटेल में भी समझा दिया है, शॉर्ट में भी समझा दिया है, चॉइस आपकी है कैसे करना चाहते हैं। ओके, एक और सवाल। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। क्वेश्चन 20 नंबर 7 है ये। 25 सिक्कों के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर है? अब ध्यान से समझना, पढ़ना ढंग से तब देना आंसर। 1 रुपए के 3 सिक्के प्लस 50 पैसे का एक सिक्का प्लस 25 पैसे का एक सिक्का। 1 रुपए के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे का एक सिक्का। 1 रुपए के 3 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के। 1 रुपए के 3 सिक्के, 25 पैसे के 2 सिक्के। या उपरोक्त चारों कथन गलत हैं, ये इनमें से आपको आंसर देना है। ए बी सी और डी में से कौन सा सही है, इसको लिखो मत लिखो, ये आपके पास 5 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज द करेक्ट। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो कोशिश करेंगे बदलने की। जी ओके, इसमें एक चीज मिस है भाई, एक मिनट रुकना। हाँ, इसमें एक चीज थोड़ी सी मिस हो रही है, देखते हैं अभी जवाब क्या था। ओके करेक्ट है, नो इशू। जवाब दीजिएगा थर्ड ऑप्शन, 1 रुपए के 3 सिक्के और 25 पैसे के 3 सिक्के। तो लेट्स सी, देख लेते जवाब क्या है आपका। उम्मीद करूंगा जवाब नहीं कोई भी। देखो यहाँ पर जो ना आपको एक कोड दिया है, इनमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है बस। ठीक है ना, ये सारे सही हैं, तो मतलब कुल मिलाकर इसमें से एक गलत लिखा है, वो पहचान लो। देखो टोटल 25 पैसे के 15 सिक्कों की बात करता हूं तो 25 मल्टीप्लाई बाई 15 बराबर 375। तो टोटल मिलाकर देखा जाए 375 पैसे हैं वो। अगर मैं इसकी बात करता हूं, 1 रुपए के 3 सिक्के 300 पैसे, 50 पैसे का एक सिक्का तो 50 पैसे, 25 पैसे का एक सिक्का तो 375, नहीं तो सही लिखा है। 1 रुपए के 2 सिक्के, आपने कहा 2 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 200 पैसे ये हो गए, 150 पैसे ये हो गए, प्लस 25 पैसे का एक सिक्का 25 पैसे ये हो गए, 375, ये भी सही है। 1 रुपए के 3 सिक्के तो 300 पैसे प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के तो क्या हुआ, आपने कहा कि 75 पैसे, ये भी 375 हो गए। इसको देखें, 1 रुपए के 3 सिक्के तो 300 पैसे प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के 50 पैसे, 350 बैठेंगे। यानी इसमें पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। ठीक है ना, तो 25 पैसे के मान बराबर हैं। हाँ, इनमें से ये जो नीचे लिखा है ना, ये ऊपर लिखा हुआ उपरोक्त 4 में से गलत कथन है। ठीक है ना, ये नीचे आ गया है तो मैं सही कर देता हूँ। ये जो आपके सामने लिखा है ना, ये उपरोक्त कथन में से 4 और कथन में से सही कौन सा ये पूछना था, तो उसने वो ऑप्शन क्वेश्चन नीचे पहुंच गया, मैं उसको सही कर देता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना होने। तो ये टाइपिंग के नीचे अभी ठीक है, अभी क्लियर है। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, दैट इज 4th नंबर का डी ऑप्शन जो वो गलत है, बाकी सब सही है। क्लियर,
आगे बढ़ूं तो इस तरह के प्रश्न जब रुपए पैसे में आते हैं तो इस तरह से अपन को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और सवाल, संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड है, द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 720 आर, इसमें से कौन से अभाज्य संख्या के गुणनखंड है ये आपको बताना है और मुझे उम्मीद है आप आसानी से बता देंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो आप खुद भी कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं जी। 720 की सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात हो रही है, प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। तो देखो करने का तरीका, तो मल्टीप्लाई कर लो सीधी चारों की, है ना, तो मिल, देखो आप मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 पंजे 20 दूनी 60 दिया 180 18 दिया 54 540 आएगा, ये तो गलत हो गया। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, देखो ना 5 दूनी 10 दिया 30 दिया 90 दूनी 180 360, ये तो 720 होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। 6 पंजे 30 120 360 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने कहा 720 आ गया इसका आंसर। मैंने 720 तो इसका भी आ रहा है ना, देखो 6 पंजे 30 3 चौक 120 12 तिया 36 दूनी 72 720 इसका भी आ गया। लेकिन इसको मैं क्यों सही नहीं कर सकता? ऊपर क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टर होने चाहिए, जबकि जो 4 और 6 इसमें यूज किए गए हैं दोज आर नॉट प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको चूज नहीं करेंगे। ऐसे इसमें देखते हैं, इसमें भी 4 4 2 बार लिखा है, तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर नहीं होता ना, वो तो कंपोजिट नंबर होता है। तो सिर्फ मेरे सामने एक बचा, इसकी गुणा कर लो 720 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे पूछा है होने को तो ये भी सही है, हम जल्दबाजी में इसको भी सही कर देते हैं, होने को तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी 720 देगा, लेकिन क्वेश्चन की जो फीलिंग्स हैं उनको समझना है, क्या कि प्राइम नंबर इसमें कौन से नहीं है। तो ये 4 और 6 प्राइम नंबर नहीं थे, इसलिए हमने ये सारे फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए हमने इसको डी ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है, नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इनमें से कौन सा है वो जो इसका पालन नहीं करता है? उसे पढ़ाने की विधि का पालन, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री के लिखने का तरीका, या कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो देखते हैं इनमें से कौन सा है। सभी जानते हैं एनसीएफ यही कहता है कि गणित में हर किसी को सोचने का और तर्क करने का निश्चित तरीका होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस कथन को सिद्ध नहीं करता, जो गलत बताता है। तो ए ऑप्शन है उसे पढ़ने की विधि, ऑप्शन नंबर बी है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, या कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप। तो देखते हैं आपका जवाब क्या होता है इस प्रश्न के लिए साहब। उम्मीद करूंगा कि जवाब में जो है आप आसानी से उत्तर देने की कोशिश। डी, कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप, बी। तो कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, सब लोगों के आंसर्स अलग अलग सेपरेटली आ रहे हैं। तो सही जवाब क्या, देखो एनसीएफ कहता है कि किसी भी बच्चे को नए नए सूत्रों को बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, आगमनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन उसके अंदर भरना चाहिए। अगर आप निर्धारित सूत्र बताएंगे तो आप निगमन विधि का यूज कर रहे हैं, तो बालक तर्क जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर किसी बच्चे को आपने फिक्स फॉर्मूला बता दिया, इसका फॉर्मूला ये, तो बच्चे सिर्फ सूत्र को याद कर लेगा, उसकी जो तर्क करने के तरीका है, यानी उसकी जो स्थायी ज्ञान है, विश्लेषणात्मक सोच है, अन्वेषणात्मक चीजें हैं, वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ एनसीएफ बी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही ऑप्शन यहां पर लिखे गए हैं। एक और सवाल, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं? हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। एब्स्ट्रैक्शन, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन आर यूज्ड टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। तो देखूंगा जवाब क्या मिलेगा आपका साथ। और आपने कहा है जवाब तो हम दे देंगे सी ऑप्शन, सोशल साइंस को बढ़ाने का मिलता है। डी ऑप्शन भी दे रहे हैं, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, तो ये आप पर डिपेंडेंसी, आप कौन सा आंसर देने की कृपा करेंगे, इट चॉइस ऑलवेज बी योर्स। तो यहाँ पर जवाब देने की जो चीजें हैं वो बड़ी हैं आपके सामने, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब बहुत अच्छे से होगा।
ठीक है ना। चलिए, बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब देने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन मैं आपको लूंगा, पहले इसको समझा दूं। सभी जानते हैं ना, क्योंकि गणित जो है उसमें ही आप एब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तता का सिद्धांत सीखते हैं ना। गणित मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है, विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन इसी में होता है, और व्यापीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन करना। तो दोनों चीजें इसमें आती हैं, विशिष्टीकरण से जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन। और गणित के हम पढ़ भी रहे हैं, गणित में सवाल आया है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, राइट ऑप्शन गणित होगा। ओके, एक और सवाल दूंगा। कल एक सवाल मैंने दिया था, उसमें बाद में कमेंट आया कि वो सवाल समझ में नहीं आया, तो उसको सवाल को मैं फिर से रख रहा हूं, उन सवालों को जो सवाल मैंने समझाए थे कल, लेकिन वो आप उनको समझ नहीं पाए थे। प्रश्न आपके सामने है, दो भिन्नों का हर 5 व 7 है। इन भिन्नों का योग 41/35 है, और इनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। वो भिन्न कौन सी हैं? The denominator of two fractions are 5 and 7. The sum of these fractions is 41/35. And on exchanging their numerators, the sum of the fractions becomes 43/35. The fractions are what? सवाल आपके समक्ष है, और मैं चाहूंगा इसका आंसर जबरदस्त तरीके से मिले और कोई गड़बड़ ना हो सवाल में। बस मुझे इतना उम्मीद है आपसे, गड़बड़ आप करेंगे नहीं। समझते हैं सवाल किस तरह से होगा, मैं भी बता देता हूं। उसने बोला भाई अंश नहीं पता है, भिन्नों के हर पता है, तो मैंने माना पहली वाली भिन्न का अंश x और दूसरी वाली भिन्न का अंश y है, एक्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अगर मैं x/y यानी 5 करता हूं प्लस y/7 करता हूं, ये तो मतलब है कि भिन्नों के हर दिए तो मैंने उनके अंश x और y माने, तो पहली वाली भिन्न x/5 बनी, दूसरी वाली भिन्न y/7 बनी। उसने कहा इन दोनों को जोड़ा जाए तो इतना आता है 41/35। आकर दूसरी कंडीशन क्या कहती है, उनके अंशों को बदल दो, तो यानी अंश बदल दो, क्या हो जाएगा, x की जगह y आ गया और y की जगह x आ गया। टोटल कितना हो गया 43/30। इज इट क्लियर? ये समझ में आया है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जो उसने क्वेश्चन बोला हमने उसके अकॉर्डिंग सारी स्ट्रेटेजी अपना ली। अब क्या करें, अब इनको सॉल्व करते हैं। हमने क्या काम किया, पहली इक्वेशन में हमने 7 और 5 एलसीएम लिया 35। तो क्या बना ऊपर, आपने 5 से डिवाइड किया, 5 7 35, तो 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू 41/35। तो इससे ये कट गया, तो क्या इक्वेशन निकली मेरी, दैट इज 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यह बना दिया। दूसरे की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखें, इसका भी एलसीएम तो इतना ही आएगा ना 35। तो हमने क्या काम किया, 35 इसका एलसीएम लिया, ये क्या बना 5 7 35, तो 7y प्लस का 5x इज इक्वल टू कितना 43/35। ओके, फिर इससे कट गया, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी, दैट इज 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 43। इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने दोनों इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बोथ आपके समक्ष हैं। अब क्या करें, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 41, और ये क्या हो गया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 43। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने x को x के नीचे और y को y के नीचे रख दिया। मुझे कोई आंसर आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है, आंसर आप भी दे सकते हैं। अब क्या करें, अब जो कंडीशन क्या है, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई, नीचे वाली में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि दोनों बराबर हो जाए। तो नई इक्वेशन क्या बनी, मैं व्हाइट कलर में लिख देता हूं जो नई इक्वेशन बनेगी। तो क्या बनी 49x प्लस 35y इज इक्वल टू 7 एकम 7 चौक 28 287। 5 की करें तो 5 पंजे 25x प्लस 7 पंजे 35y इज इक्वल टू 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 1 21। यही आएगा ना, आपने कहा बिल्कुल यही आएगा। अब क्या करें भाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस ये पूरा कट गया, तो 24x इज इक्वल टू 2 और 7 72। तो अब यहाँ आगे लिख देता हूं मैं वेल कलर चेंज करके। तो ये क्या हुआ, दैट इज x इज इक्वल टू 72/24, x इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है ना, x का वैल्यू क्या आ गया 3। इज इट क्लियर? जब x का वैल्यू 3 आया तो y का वैल्यू मैंने यहां से निकाल लिया। जब मैं इसमें x का वैल्यू 3 है तो मैं y का वैल्यू पुट कर देता हूं इस वाले में इक्वेशन में। तो क्या बनेगा, आपने कहा y का वैल्यू निकाल लो यहां से, तो 7
x, यानी 7 7 49। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो जाएगा ना। जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 4। मैं पुट यहाँ जगह नहीं पुट कर देता हूँ फिर भी आपके अकॉर्डिंग। तो मैं सपोज इस इक्वेशन को लेता हूँ तो x का वैल्यू पुट कर दें दैट इज 3। तो 21 प्लस का 5y इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 41। ओके, तो अब क्या करें, आपने देखा 5y इज इक्वल टू 41 माइनस का 21, तो y इज इक्वल टू 20/5 बराबर 4। तो यानी जो x का वैल्यू वो कितना है, दैट इज 3, y का वैल्यू कितना 4। तो इक्वेशन क्या बनी, हमने अभी इक्वेशन इधर मानी थी। इक्वेशन क्या है, x/5 और y/7। तो x का वैल्यू कितना है 3/5 और y का वैल्यू कितना 4/7। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो राइट ऑप्शन ए था। इसीलिए इसको मैंने दोबारा समझाया। कल लिए कई बार आप लोगों ने कहा कि सर ये अच्छे से समझ नहीं आया था, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन अगेन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हम इस तरह से ही कर सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया है? कोई भी ऐसा साथी जिसको समझ में ना आया तो प्लीज बता दें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और नए प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, मैंने बस बचा दिया जाएगा जिससे कि आपको दिखता है पीछे क्या लिखा हुआ है। ओके, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा और आप सेशन को अच्छी तरह से पसंद किए होंगे। और तो लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी बता दें कि क्लास में यहाँ पर हम कुछ नए प्रश्नों को कराने का प्रयास जारी है, जिससे कि आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं में सफलता मिले। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी तो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक।